Hello guys, welcome back to our very own station of Technomaths 24/7, and today we are going to learn about the Green Revolution. In our previous video, we have learned about the land reforms and general reforms and regulated market in agricultural reforms, and this Green Revolution is the main part of land reform, or we can say of agricultural reform. So now in today's topic we will learn about the Green Revolution. So what was the Green Revolution? Green Revolution था क्या? तो Green Revolution एक सडन ग्रोथ थी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की. So let's first see the definition of Green Revolution. So it refers to the sudden spectacular increase in agriculture productivity due to use of high yielding seeds. So किस वजह से हमारी ग्रोथ अचानक हुई, सडनली हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ हुई विद द हेल्प ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स. मीन्स अच्छे क्वालिटी के सीड्स का यूज किया गया जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन लेवल और इंक्रीज हो. तो ये जो सडन इंक्रीज था उसे ही हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने ऐसा क्या क्या यूज किया या ऐसा क्या क्या किया जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बूस्ट अप हुई, हमारी प्रोडक्टिविटी में सडन ग्रोथ आया. सो फर्स्ट वन हमारा था यूज ऑफ HYV सीड्स. HYV सीड्स मीन्स हाई यील्डिंग सीड्स, मतलब अच्छे क्वालिटी के, अच्छे टाइप के गुड्स यूज किए गए, अच्छे टाइप से सीड्स यूज किए गए जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो हमारा. क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन का 78% हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करता था, फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी. तो इन 1965 एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट अप करने के लिए ये ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया जिसमें सबसे पहला यूज हुआ HYV सीड्स का, यानी कि हाई यील्डिंग सीड्स का. फिर हमारा सेकंड पॉइंट आता है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. तो क्या हुआ कि जैसे हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि हमारे जो फार्मर्स थे वो बिल्कुल ट्रेडिशनल फार्मिंग करना चाहते थे, तो इस वजह से वो कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते थे. वो सिर्फ प्रॉपर मैन्योर और अपनी मेहनत से फार्मिंग करते थे, कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे हमारा जो प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी. इस वजह से वो कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते थे. पर जब हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उन्हें ये बोला गया कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कीजिए जिससे कि प्रोडक्टिविटी बूस्ट अप होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी. फिर थर्ड पॉइंट हमारा आता है यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स. यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स क्यों था? क्योंकि जैसे जो हमारे क्रॉप्स में कुछ कीड़े लग जाते थे, पेस्ट लग जाते थे, या फिर जिन भी चीजों से नुकसान होता था क्रॉप्स को, फसलों को, उसको रिड्यूस करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज हुआ. तो पेस्टिसाइड्स का यूज करने से जो पेस्ट्स लग जाते थे हमारी क्रॉप्स को, जिसकी वजह से क्रॉप्स खराब हो जाती थी, वो बंद हो गया. तो क्या हुआ कि और प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो गई, यानी कि जो प्रोडक्ट्स जो हमारे क्रॉप्स खराब हो जाते थे बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स, वो खराब होना बंद हो गए, तो हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी और प्लस हो गई और इंक्रीज हो गई. फिर हमारा आता है साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन. तो साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन हमारा था क्या? साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन में ये किया गया कि जैसे कि सपोज हमने वीट ग्रो किया, तो वीट ग्रो करने से फिर हम जो 8 मंथ 7 मंथ्स कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं करते थे, या जितने टाइम वो क्रॉप ग्रो नहीं होगा उतने टाइम पे वहां पे कोई और क्रॉप ग्रो करना, जिससे क्या हो, हमारी जो लैंड है उसकी जो फर्टिलिटी कम हुई है वो दोबारा से इंक्रीज हो जाए. यानी कि जैसे वीट जब हमने ग्रो किया तो हमारी सॉयल से जो फर्टिलिटी थी वो क्या हुई, रिड्यूस
लैंड पे उसके लैंड्स के जो अदर फर्टिलाइजर्स या अदर सॉइल्स मटेरियल जो है वो उसको अब्जॉर्ब करके वो क्रॉप्स भी ग्रो हो जाए, प्लस तब तक जो हमारी लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी को दोबारा अब्जॉर्ब कर ले कि हम फिर से वो क्रॉप ग्रो कर सके। तो ये था हमारा साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन, यानी कि एक ही लैंड पे अलग अलग टाइप्स के क्रॉप ग्रो करना इन डिफरेंट टाइम। फिर हमारा आता है मॉडर्न मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। सो मॉडर्न मीन्स ऑफ कल्टीवेशन में हमारा आता है यानी कि यूजिंग ऑफ ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स, पंप्स एक्सेट्रा, जिससे हम मतलब मॉडर्न टेक्निक्स को, मॉडर्न मशीन्स को यूज करके कल्टीवेशन करें। पहले क्या होता था, फार्मर्स अपने हाथ से ही जब फसलें उग जाती थी तो उसकी कटाई करते थे, उसको काटा करते थे। फिर क्या हुआ, हमारे पास उसके लिए भी मशीन आ गई। जो फार्मर्स खेत जोतते थे उसके लिए भी वो तो या तो बैल को यूज करते थे या फिर वो खुद फावड़ा लेके करते थे, उसके लिए हम ट्रैक्टर्स का यूज करने लगे। तो ये जो हमारे सिस्टम थे वो क्या थे, मॉडर्न मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करके उसकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट अप करना। तो ये थे हमारे 5 फैक्टर्स जिसको कि हमने अपनी प्रोडक्टिविटी में, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्लूड किया, जिससे हमारी क्या हुई, प्रोडक्टिविटी का सडन बूस्ट अप हुआ। अब हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन के अचीवमेंट्स क्या थे, यानी कि जब हरित क्रांति हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन आई तो उससे हमारे कंट्री को क्या क्या बेनिफिट्स हुए, क्या क्या हमें मिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी क्या हुआ, हमारी जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हुई, इसमें सडन बूस्ट आया। 1960 टू 1961 में जो हमारी प्रोडक्शन 82 मिलियन टन हुआ करती थी वो नियर अबाउट 90 या 91 तक, जहाँ पे हमारा ये इकोनॉमिक पॉलिसी खत्म होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1950 टू 1990 हमारा एक इकोनॉमिक पीरियड था। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आई, जहाँ पे हमारी पूरी पॉलिसी चेंज हो गई फ्रॉम 1991 से, वो एक अलग हमारा चैप्टर है। सो इसमें हमें अप टू 1990 पढ़ना है। तो जब हमारा ये इकोनॉमिक पीरियड खत्म होने आया, यानी कि 1991 तक, तब तक क्या हुई, हमारी प्रोडक्शन बढ़ के 176 मिलियन टन हो गई, मतलब जस्ट डबल हो गई, या कह सकते जस्ट डबल हो गई या जस्ट डबल से भी ज्यादा हो गई। जो हमारी प्रोडक्शन 82 मिलियन टन थी वो हमारी बूस्ट अप होके क्या हो गई, 176 मिलियन टन हो गई। तो क्या हुआ, हमारी प्रोडक्शन का इंक्रीज हुआ, हमारी प्रोडक्शन में बूस्ट अप हुआ। फिर आता है हमारा नेशनल इनकम। तो जब हमारी प्रोडक्शन बढ़ी तो हमारी इनकम बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में भी राइज आएगा, हमारी जीडीपी में भी राइज आएगा, यानी कि हमारे कंट्री की इनकम क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। तो ये भी एक अचीवमेंट था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, जिसमें कि हमारी नेशनल इनकम भी बूस्ट हुई, हमारी नेशनल इनकम भी इंक्रीज हुई। फिर हमारा आता है इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस। तो हम जो प्रोडक्शन करते थे, हमने पहले भी पढ़ा है कि हम उसके सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते थे। तो जब हमारा क्या हुआ, जब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो हमारा मार्केटेबल सरप्लस बढ़ा। मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, मार्केटेबल सरप्लस वो अमाउंट होता है जिसको हम अपने कंजम्पशन के बाद मार्केट में सेल करने के लिए बच जाता है, यानी कि इट रिफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ गुड्स विच रिमेन्स आफ्टर सेल्फ कंजम्पशन। यानी कि सपोज हमने अगर 1 टन ऑफ व्हीट ग्रो किए और उसमें से हमने 20 केजीज अपने लिए रख लिए, हमने 1 टन ऑफ सीड्स ग्रो किए और 20 केजी अपने लिए रख लिए, तो बाकी जो रिमेनिंग हुआ जिसको हमने मार्केट में सेल कर दिया वो क्या हुआ, हमारा मार्केटेबल सरप्लस। यानी कि अपने कंजम्पशन के बाद जो हमारे पास सीड बचा या जो हमारे पास क्रॉप्स बची उसको हमने क्या किया, सेल कर दिया, वो हमारा होता है मार्केटेबल सरप्लस। तो सपोज हम ये देख सकते हैं कि जब हम 60 केजी उगा रहे थे, यानी कि हम 60 केजी का प्रोडक्शन कर रहे थे, तो उसमें हम 40
करने लगे 120 kg का प्रोडक्शन, यानी कि हमारा प्रोडक्शन तो जस्ट डबल हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन हमारी जो कैपेसिटी है कंजम्पशन की वो तो उतनी रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि हमने प्रोडक्शन डबल किया तो हम कंजम्पशन भी डबल कर देंगे, हमारा कंजम्पशन तो उतना ही रहेगा। यानी कि पहले हम 60 kg में से 40 का कंजम्पशन कर रहे थे, अब हम 120 में से 40 का कंजम्पशन कर रहे हैं। तो अब हमारा जो मार्केटेबल सरप्लस है वो कितना हो जाएगा 80 kg। यानी कि पहले हम मार्केट में सिर्फ 20 kg सेल कर रहे थे, अब कितना सेल करेंगे 80 kg। तो इससे क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमारा मार्केटेबल सरप्लस भी राइज हुआ। फिर आता है बफर स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन। पहले क्या होता था, जब प्रोडक्शन कम थी तो जो भी मार्केट में सामान आता था या मार्केट में जो क्रॉप्स आते थे हमारी गवर्नमेंट उसको सेल कर देती थी, वो खत्म हो जाते थे, यानी कि आते गए और खत्म होते गए। बट जब हमारी प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हुई, हमारी मार्केटेबल सरप्लस इंक्रीज हुई, सपोज पहले 20 kg आता था तो 20 kg सेल हो गया, खत्म हो गया। अब जब 80 kg आ रहा है और उसमें से सेल कितना होगा 20 kg या सपोज मान लीजिए 30 kg हो गया, लेकिन फिर भी हमारे पास 50 kg रिमेनिंग है। तो ये जो 50 kg है ये क्या हुआ, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि इसको जो है गवर्नमेंट फर्दर टाइम के लिए सेव करके रखती थी कि सपोज अगर कोई ड्रॉट आ जाए या कहीं बाढ़ आ जाए या कोई भी नेचुरल क्लैमिटी जिसके लिए हमें हमारे फूड ग्रेन्स की जरूरत पड़े या फिर कभी कोई भी बाई चांस कभी भी जरूरत पड़े तो उसके लिए ये बफर स्टॉक रेडी रहता था। तो ये हमारे कुछ अचीवमेंट थी जो हमें ग्रीन रेवोल्यूशन से मिली। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी कि अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के ये फायदे थे वैसे ही इसके नुकसान भी थे। तो नुकसान क्या क्या था, यानी कि फेल्योर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो सबसे पहला था हमारा लिमिटेड क्रॉप्स ओनली। तो ये जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन था ये सारे क्रॉप्स पे नहीं था, ये किस पे था, ओनली व्हीट एंड राइस, यानी कि हमारे सारे क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बूस्ट अप नहीं हुई थी, सिर्फ कुछ गिने चुने क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बूस्ट हुई थी, जिसमें कि मेन क्रॉप्स थे व्हीट एंड राइस, यानी कि इनकी ही प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा बूस्ट अप हुई थी। और बाकी जो हमारे क्रॉप्स थे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तो हुई थी लेकिन नॉर्मल लेवल ऑफ इंक्रीज हुआ था, बहुत ही सडन बूस्ट नहीं हुआ था। अनइवन बेनिफिट्स, अनइवन बेनिफिट्स में हम क्या देखते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, क्रॉप रोटेशन एंड मैकेनिकल यूज या मॉडर्न यूज ऑफ कल्टीवेशन सब यूज किया। तो जो हमारे रिच फार्मर थे वो तो ये सारी चीजें परचेस कर सकते थे, सब खरीद सकते थे, बट जो हमारे पुअर फार्मर्स थे उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इतना कुछ खरीद पाए। अगर उनके पास पैसा होता तो वो इस सेक्टर में वर्क ही क्यों करते, वो कोई और सेक्टर में वर्क कर लेते। तो इससे क्या हुआ, इसका जो बेनिफिट्स था ज्यादा रिचर सेक्शन को ही मिला, पुअर सेक्शन को बहुत कम मिला, क्योंकि इतने कॉस्टली प्रोडक्ट्स पुअर सेक्शन नहीं खरीद सकते थे। तो क्या हुआ, अनइवन बेनिफिट हुआ, यानी कि रिचर सेक्शन तो ग्रो कर गया लेकिन हमारे जो पुअर फार्मर्स थे वो ग्रो नहीं कर पाए। और हमने ये पढ़ा है कि हमारी इकोनॉमी जो थी उसमें बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी। तो नियर अबाउट जो हमारे फार्मर्स थे 100 में से 20% ही फार्मर्स ऐसे थे जो रिच थे, बाकी सब क्या थे, पुअर थे। तो वो इतने महंगे सीड्स खरीद ही नहीं सकते थे। फिर हमारा आता है सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन से क्या मतलब है, सॉइल डिग्रेडेशन जब हमने इतने सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इतना कुछ जब हमने अपनी सॉइल में डाल दिया तो उससे क्या हुआ, हमारी सॉइल का डिग्रेडेशन हो गया, हमारी जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल थी उसका सॉइल इरोजन हो गया। प्लस जब हम व्हीट और राइस ही सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे थे तो व्हीट और राइस हमारी दो ऐसी क्रॉप्स हैं जो बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करती हैं, यानी कि
जिनकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम होता है, तो वो तो पहले से ही ज़्यादा वाटर लेती थी। प्लस जब हमने ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ करना शुरू किया, तो जहाँ पे हमारा एक क्रॉप ग्रो हो रहा था वहाँ पे हमारे 4 क्रॉप ग्रो होने लगे। तो क्या हुआ कि जहाँ पे हमारी एक फसल पानी ले रही थी, अब वहाँ पे हमारी 4 फसलें पानी लेने लगी। तो क्या हुआ, जो हमारी सॉइल का, जो हमारी लैंड का वाटर लेवल था, उसमें सडन डिक्रीज आ गया। वाटर लेवल बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया। हमारी लैंड की जो फर्टिलिटी थी वो खत्म हो गई, लैंड की जो उपजाऊता थी वो खत्म हो गई, वो डिक्रीज हो गई। फिर हमारा आता है अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड से हमारा मतलब ये है कि इसका जो मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो पूरे इंडिया में नहीं हुआ, वो सिर्फ कुछ स्टेट्स में हुआ था, जैसे पंजाब या कुछ ऐसे स्टेट जहाँ पे राइस और व्हीट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, सिर्फ उसी जगह ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। हमारी पूरी इंडिया में, पूरी कंट्री में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन उतना स्प्रेड नहीं हुआ था। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को देखा, उसके अचीवमेंट देखे और उसके फेल्योर्स यानी कि उसकी लिमिटेशन देखी। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स और टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।